चलिए दोस्तों, अभी हम बात करते हैं रीट सेकंड शिफ्ट में, यानी 23 जुलाई को दोपहर बाद जो परीक्षा हुई उसमें हिंदी मेथड्स के जो प्रश्न पूछे गए उनको लेकर के। तो दोस्तों यहाँ पर 35 नंबर से इन प्रश्नों की शुरुआत हुई थी मेथड्स के की। तो 35 नंबर का और वैसे मेथड्स का पहला क्वेश्चन था, विद्यार्थियों को पुस्तकों के माध्यम से भाषा की मूल ध्वनियों एवं लिपि का ज्ञान कराकर उन्हें पढ़ने लिखने के कौशल में दक्ष किया जाता है। इस विधि को क्या कहते हैं? तो दोस्तों बहुत आसान प्रश्न है ये। पुस्तकों का जहाँ उपयोग किया जा रहा है और पुस्तकों के माध्यम से उसके भाषा कौशल को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, तो इसका मतलब फाइनली ये सी आंसर हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक विधि। यानी पाठ्य पुस्तक विधि के द्वारा ही हम जब पढ़ाते हैं तब उस समय भाषा की मूल ध्वनि एवं लिपि का ज्ञान बालक को आसानी से हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया? डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया? तो डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किया था कुमारी हेलेना पारख्रिस्ट ने, और ये बखूबी आप सबको बहुत अच्छे से याद भी होगा। तो पारख्रिस्ट के द्वारा इसका जो है शुरुआत किया जाना या इसका आविष्कार किया जाना हुआ था। लेकिन यहाँ पर डाल्टन ने ये भ्रम के लिए डाला, डाल्टन अमेरिका में एक शहर है दोस्तों, और उस शहर में रहते हुए इन्होंने जो है इस विधि का आविष्कार किया था, इसलिए डाल्टन विधि के नाम से उसको जानते हैं। बाकी इसके जो आविष्कारक हैं वो कौन है? कुमारी हेलेना पारख्रिस्ट। तो डी आंसर हो जाएगा। ब्लूम उपागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में सम्मिलित पद है। ब्लूम की जो त्रिपदी शिक्षा की प्रक्रिया, उसमें ब्लूम का मानना है कि पहले शैक्षिक उद्देश्य होते हैं, फिर शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार शिक्षण और अधिगम से संबंधित व्यवहार होता है, और फिर उसके बाद में व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो यहाँ पर सीधा सीधा राइट आंसर हो जाएगा व्यवहार परिवर्तन, यानी फोर्थ डी इसका सही आंसर है। सुंदर अनुलेख की आवश्यक शर्त क्या है? सुंदर अनुलेख यानी कोई भी बालक सुंदर लिखे, इसकी आवश्यक शर्त क्या है? कैसे अनुलेख करवाया जाए? पहला है, अनुलेख लिखते वक्त शिक्षक विद्यार्थी की सहायता न करे। दूसरा, अनुलेख सस्वर बोलकर लिखवाया जाए। तीसरा, अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी ही होनी चाहिए जैसी कि आदर्श लेख में हो, और उपयुक्त सभी विकल्प सही है। तो दोस्तों इसमें क्या है, देखो, अगर हम बात करते हैं उपयुक्त सभी की डी की, तो इसके अंदर क्या है, बी वाला जो दिया हुआ आंसर है सस्वर बोलकर लिखवाया जाए, ये गलत है। इसलिए गलत है कि ये श्रुति लेख में होता, अनुलेख में नहीं होता। यदि श्रुति लेख की बात होती तो ये सही होता। इसका मतलब बी इसमें गलत विकल्प दिया हुआ है और गलत है। पहला हम मान सकते हैं इसका हो सकता है, लेकिन बी कभी नहीं होगा क्योंकि ये श्रुति लेख का है। इस वजह से यहाँ पर ए और सी में से हमारा राइट आंसर होना है। अब ए इसमें आवश्यक शर्त नहीं है, इसलिए सी इसकी आवश्यक शर्त हो जाएगी। तो इसका 100% राइट आंसर क्या होगा? अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी ही होनी चाहिए जैसी कि आदर्श लेख में हो, और इसमें कोई संशय नहीं हो सकता। डी कभी नहीं होगा क्योंकि अनुलेख सस्वर बोलकर नहीं करवाया जाता। तो इसका मतलब सी ही आपको राइट मानना, और आप लोगों ने सी ही इसका सही आंसर किया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट आता दोस्तों 39 नंबर का क्वेश्चन था। इसमें भाषा शिक्षण का दृश्य श्रव्य साधन है, यानी कि शिक्षण कार्य करते समय ऐसा साधन जो दिखाई भी दे और सुनाई भी दे, दोनों से संबंधित है। तो देखो, चित्र विस्तारक केवल ये दृश्य है, चार्ट भी दृश्य है, ग्रामोफोन जो होता है ये श्रव्य है, इसलिए हमारे पास बचा डी नाटकीकरण। तो नाटक है, रंगमंच है, चलचित्र है, इसके अलावा कठपुतली है, ये सब क्या होते हैं? श्रव्य दृश्य संसाधन होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी। 40 नंबर पर प्रश्न है, इसमें इनमें से पाठ्य पुस्तक के आंतरिक रूप में सम्मिलित तत्व नहीं है। देखो, आंतरिक और बाह्य रूप की यदि हम बात करें दोस्तों, तो हमने कई बार इसको पढ़ा है। बाह्य रूप में उसका आकार आता है, जिल्द आती है, इसके अलावा जो है उसका साइज़ क्या होता है पुस्तक का, वो आता है। जबकि आंतरिक में उसकी भाषा, विशेष सामग्री, शैली, लिखावट, है ना, ये सब कुछ, मुद्रण, ये सारी चीज़ें आती है। तो यहाँ पर जिल्द जो है वो आंतरिक में सम्मिलित नहीं है, यानी जिल्द का मतलब कवर जो किताब का होता है वो आंतरिक में शामिल नहीं है। बाकी ए, बी और डी आंतरिक है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, जिल्द। इसके बाद में नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भाषा पुस्तकालय का लाभ कौन सा है? निम्नलिखित में से भाषा पुस्तकालय का लाभ क्या है?
तो भाषा पुस्तकालय का लाभ फर्स्ट नंबर पर कक्षा शिक्षण में पूर्ति, यानी कक्षा शिक्षण में जो कमी रह गई है दोस्तों उसकी पूर्ति यहाँ पर हो सकती है। बिल्कुल। स्वाध्याय के लिए अवसर, दूसरा बालकों को स्वाध्याय के लिए अवसर मिलता है। तो राइट आंसर सीधा सीधा इसमें हो जाएगा विकल्प ए एवं बी दोनों, यानी सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें मौखिक, इनमें से मौखिक परीक्षाओं का गुण है। मौखिक परीक्षाओं का गुण क्या है? पहला है एक शिक्षक एक समय में एक ही परीक्षा ले सकता है, अतः अधिक समय अधिक लगता है। तो ये तो नेगेटिव बात बोल रहा है और गुण कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इसका मतलब ये पहला बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा, मौखिक परीक्षाओं को वस्तुनिष्ठ नहीं बनाया जा सकता, इसमें भी नेगेटिव बात आ रही है, तो ये भी नहीं हो सकता। तीसरा है इन परीक्षाओं से विद्यार्थी के 3 भाषाई कौशल सुनने, पढ़ने और बोलने का एक साथ मापन किया जा सकता है। बिल्कुल ये पॉजिटिव बात बोल रहा, तो ये हो सकता है। और चौथे नंबर पर इन परीक्षाओं से विद्यार्थी के लेखन कौशल का मापन नहीं कर सकते। तो दोस्तों सीधा सीधा है, यहाँ पर तो ज़्यादा सोचना ही नहीं है। गुण पूछ रहा है तो ए, बी और डी, ये तो नेगेटिव बात है, तो नेगेटिव कभी गुण हो ही नहीं सकता, इसलिए सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? सी। इन परीक्षाओं से विद्यार्थियों के 3 भाषाई कौशल सुनने, पढ़ने और बोलने का मापन किया जा सकता है। तो सी इसका 100% राइट आंसर होगा। इसके बाद में निम्नलिखित में से उपलब्धि परीक्षण के निर्माण हेतु सम्मिलित पदों में से कौन सा पद नहीं है? उपलब्धि परीक्षण के निर्माण हेतु सम्मिलित पदों में से कौन सा पद नहीं है? तो देखो, उपलब्धि परीक्षण में परीक्षण योजना बनानी पड़ती है, परीक्षण के प्रारंभिक रूप की रचना करनी होती है और परीक्षण का पुनरीक्षण नहीं होता, परीक्षण का अनुप्रयोग होता। तो यहाँ पर दोस्तों सी हो जाएगा, परीक्षण का पुनर्निरीक्षण नहीं होता, तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का दोष है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का क्या दोष है? पहला है अल्प समांतर में होने वाली परीक्षा से विद्यार्थी पूरे वर्ष अध्ययनशील रहते हैं। तो ये तो पॉजिटिव बात है, पॉजिटिव बात है तो मतलब ये गुण होगा, तो राइट आंसर। अभी एक प्रश्न में हमने देखा था ना, नेगेटिव कोई भी है तो वो दोष है और पॉजिटिव है तो उसका गुण है। तो यहाँ पर ये इसका पूछ रहा है कि सतत प्रणाली का दोष है, तो पहला तो पॉजिटिव है तो दोष नहीं हो सकता। दूसरा, शिक्षक विद्यार्थी को आवश्यक निर्देश एवं परामर्श निरंतर देते रहते हैं, ये भी पॉजिटिव बात है, ये भी दोष नहीं हो सकता। सी में है विद्यार्थी को अपनी कमियों का ज्ञान निरंतर होता रहता है, बिल्कुल ये भी पॉजिटिव बात है। तो बचा हमारे पास में विकल्प डी, विद्यार्थी पर वर्ष भर परीक्षा का भय बना रहता है जिससे उसका स्वाभाविक विकास प्रभावित होता है। दोस्तों वैसे ये बहुत बड़ा दोष नहीं है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर मानना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा नेगेटिव है, बाकी सब पॉजिटिव है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें डी। तो दोस्तों ये प्रश्न पूछे गए थे हिंदी शिक्षण विधियों में और सभी प्रश्न बहुत आसान थे। निश्चित रूप से आप सभी लोगों ने भी इनको सही किया होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी प्रश्न आप सभी के सही हुए होंगे। धन्यवाद।